हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वन डायरेक्शन पॉइंट। फ्रेंड, जैसा कि हमने इकोनॉमी की क्लासेस स्टार्ट करी थी तो उसी को आज हम कंटिन्यू करते हुए आज हम लेकर हाजिर हैं यहाँ पर इकोनॉमी की क्लास नंबर थर्ड में आज हम हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दे लेना, चाहे वो यूपी SSC का हो या यूपी PCS का हो या किसी अन्य स्टेट एग्ज़ाम हो, हरित क्रांति से संबंधित जितने भी अगर क्वेश्चन आएंगे तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएंगे। इस वीडियो में मैंने हरित क्रांति से संबंधित जितनी भी पॉसिबल जानकारी हो सकती है उसको कवर करने की कोशिश की है। तो फ्रेंड, वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन की बात करें यानी हरित क्रांति की जो शुरुआत हुई थी 1960 में अमेरिकन एग्रोनॉमिस्ट नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी? 1960 में अमेरिका के एक बहुत ही फेमस एग्रोनॉमिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, उनके द्वारा ये शुरू की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अगर इनके बारे में बात करें तो इन्हें विश्व में हरित क्रांति के जनक यानी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ लेता है आपसे कि विश्व में फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। 1970 में इन्हें हाई यील्डिंग वैरायटी मतलब जो उच्च किस्म के बीज होते हैं उसकी खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अगर पूछ ले आपको कि नॉर्मन बोरलॉग को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया गया था, तो हमारा आंसर होगा हाई यील्डिंग वैरायटी के लिए दिया गया था। कब दिया गया था? 1970 में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें हरित क्रांति के उद्देश्य मतलब क्या क्या एम्स हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के, तो फ्रेंड इसका जो पहला उद्देश्य है लघु अवधि के लिए मतलब छोटी अवधि के लिए क्या है इसका? दूसरी पंचवर्षीय योजना में भुखमरी की समस्या को दूर करने के लिए हरित क्रांति शुरू की गई थी। अगर हम शॉर्ट टर्म इसकी गोल की बात करें तो जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी हमारे देश की, उसमें इसकी शुरुआत की गई थी। उस समय हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा भुखमरी थी, तो खाद्यान्न की पूर्ति के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखें। दूसरा है दीर्घ अवधि के लिए। अगर हम लॉन्ग टर्म बेसिस की बात करें तो इसका जो प्रमुख एम था वो था ग्रामीण विकास मतलब ग्रामीण से संबंधित जितना भी विकास है। आधुनिकीकरण बोले तो नई नई तकनीकी का हमारे कृषि क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाना। बुनियादी ढांचे मतलब जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका डेवलपमेंट। तो ये इसके लॉन्ग टर्म अवधि के बारे में थे। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। थर्ड है इसका रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट के बारे में। कृषि और औद्योगिक क्षेत्र से रोजगार उपलब्ध कराना। फ्रेंड, जब ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ तो उसमें नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाने लगा, नई नई मशीनें आ गई, नए नए केमिकल्स फर्टिलाइजर्स आ गए। तो जो जितने भी एग्रीकल्चर के उपकरण हैं या फर्टिलाइजर्स हैं या केमिकल्स हैं वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री में बनेंगे तो उसके लिए लेबर की ज़रूरत पड़ेगी और जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। तो इससे क्या हुआ? रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए इसका शुरुआत की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं कृषि का वैश्वीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इसका मतलब ये है कि जो कृषि कुछ सीमित क्षेत्रों पे थी पूरी दुनिया में उसको वर्ल्ड वाइड किया जाने लगा और उसका जो प्रसार है वो पूरी दुनिया में होने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं वैज्ञानिक अध्ययन मतलब साइंटिफिक स्टडी। जब नए नए उपकरण बनेंगे, नए नए केमिकल्स बनेंगे, नए नए पेस्टिसाइड्स बनेंगे तो उसके लिए एक साइंटिफिक स्टडी की ज़रूरत होगी जिससे क्या हुआ कि साइंटिफिक स्टडी के अवसर बढ़े। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं हरित क्रांति के मूल तत्व मतलब हरित क्रांति के मूल तत्व क्या क्या थे मतलब फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इसके क्या क्या थे। तो इसकी अगर हम बात करें कृषि क्षेत्र का विस्तार मतलब हरित क्रांति से क्या हुआ कि हमारे देश में या पूरी दुनिया में
कृषि का जो क्षेत्र था, पहले मान लो कम क्षेत्र था तो अब उसको विस्तार हो गया, मतलब इसमें एग्रीकल्चर के एरिया में हमें वृद्धि देखने को मिली। ठीक है फ्रेंड्स। दूसरा है दोहरी फसल प्रणाली। पहले जब ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं आया था तो हमारी जो एग्रीकल्चर थी वो वर्षा पे डिपेंड करती थी, और साल में हमारे जो किसान थे वो एक वर्ष में केवल एक ही फसल उगा पाते थे, और बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए साल में एक फसल उगा के उनकी जो डिमांड थी वो पूरी नहीं की जा सकती थी। तो हरित क्रांति ने क्या किया कि दोहरी फसल प्रणाली को अपनाया और एक वर्ष में 2 फसलें उगाना शुरू कर दिया। एक वर्ष में 2 फसलें कैसे उगाई जाने लगी? क्योंकि जो हमारी डिपेंडेंसी वर्षा पे थी वो अब वर्षा से ना होके मतलब इरिगेशन के साधन बढ़ गए, नहरें बनाई गई, कूप लगाए गए और बहुत सारी बांध बनाए गए, तो जिससे हमारे सिंचाई के साधन की व्यवस्थाएं की गई। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे है उन्नत किस्म के बीज। उन्नत किस्म के बीज, पहले क्या होता था कि जो बीज को इस्तेमाल किया जाता था एग्रीकल्चर में वो बहुत निम्न स्तर के होते थे, कि अगर उन बीजों को हम क्रॉपिंग में यूज करते थे तो हमारा जो प्रोडक्शन होता था वो काफ़ी कम देखने को मिलता था। लेकिन जब से ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तब से अच्छी क्वालिटी के बीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा, जिससे हमारे प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली। मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मतलब उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का इस्तेमाल किया जाने लगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। चौथा है क्रांति में शामिल प्रमुख फसलें। ग्रीन रिवॉल्यूशन में मेनली जो फसलें शामिल थी वो थी उनमें गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का। ठीक है फ्रेंड्स, ये मतलब कुछ प्रमुख फसलें थीं जो ग्रीन रिवॉल्यूशन में शामिल थीं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति मुख्य रूप से गेहूँ क्रांति है। अगर हम गेहूँ क्रांति क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर हमारी इंडिया की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिली थी वो गेहूं के प्रोडक्शन में देखने को मिली थी। सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई थी वो गेहूं के प्रोडक्शन में मिली थी, और बाकी जो खाद्यान्न थे उसमें कोई खास वृद्धि देखने को नहीं मिली थी, इसलिए इसको गेहूं की क्रांति कह रहे हैं हम। 1967-68 वर्ष 2003-04 में गेहूं के उत्पादन में 3 गुना वृद्धि हुई, वहीं अन्य खाद्यान्नों में केवल 2 गुना वृद्धि हुई थी। हाँ, कि गेहूं के जो खाद्यान्न था उसमें 3 गुना वृद्धि देखने को मिली थी, लेकिन गेहूं के अलावा जो और खाद्यान्न फसलें थी उनमें केवल 2 गुना वृद्धि हुई थी, इसलिए हम इसको गेहूं क्रांति ही कह रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव, मतलब इसके पॉजिटिव इफेक्ट क्या क्या थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका पहला प्रभाव था फसल उत्पादन में वृद्धि। बिल्कुल सही बात है, जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया है हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं और फसल के उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि देखने को मिली है। अगला देखते हैं। खाद्यान्न आयात में कमी, भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हो गया है। जब से ग्रीन रिवॉल्यूशन आया हमारी खाद्यान्न की जो आयात हम विदेशों से करते थे उसमें बहुत ही ज़्यादा कमी देखने को मिली है, और कंडीशन ये हो गई है कि हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गए हैं और आयात की जगह विदेशों को हम क्या करने लगे हैं? निर्यात करने लगे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे देखते हैं। आगे है किसानों को लाभ। बिल्कुल ओबियसली बात है, जब नई नई तकनीकी आ जाएंगी, नई नई फर्टिलाइजर्स आ जाएंगे, केमिकल्स आ जाएंगे, पेस्टिसाइड्स आ जाएंगे, तो हमारा जो फसलों का नुकसान होता था कीटनाशकों के द्वारा वो कम होगा और हमारी प्रोडक्शन में बहुत ही ज़्यादा मार्वेलस वृद्धि देखने को मिलेगी, जिससे किसानों को क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है औद्योगिक विकास। बिल्कुल ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेशर है, कंबाइन है, डीजल इंजन है, रोटावेटर है, और भी कई सारे इलेक्ट्रिक मोटर्स वगैरह हैं। जब इनका मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा। जब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा तो वहाँ से रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो ये हैं दोस्तों हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। जब सकारात्मक प्रभाव हैं तो कुछ इसके नकारात्मक प्रभाव भी होंगे। आइए उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखते हैं नकारात्मक प्रभाव क्या क्या हैं। अगर हम निगेटिव इफ़ेक्ट की बात करें तो गैर खाद्यान्न अनाज शामिल नहीं। बिल्कुल सही बात है, सबसे ज़्यादा जो फोकस था वो गेहूँ, चावल, ज्वार, मक्का, बाजरा पे था। इसके अलावा भी बहुत सारी जो फसलें होती हैं उसको इसमें शामिल नहीं किया गया था। तो इसका एक ये निगेटिव इफ़ेक्ट है कि इसमें खाद्यान्न अनाज के अलावा फसलें शामिल नहीं थी, जैसे कपास, गन्ना, जूट वगैरह आदि। ठीक है, अगला है HYV हाई यील्डिंग वैरायटी बीज का सीमित कवरेज।
मतलब जो उच्च गुणवत्ता के जो बीज थे वो केवल लिमिटेड फसलों के ही थे, सारी फसलों के नहीं थे। जैसे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, मतलब इन 4-5 फसलों के ही जो अच्छे बीज थे वो उपलब्ध थे। बाकी जो फसलें थीं उनके बीज मार्केट में अवेलेबल नहीं थे और उन पे इतना फोकस भी नहीं किया गया था। तो बाकी जो फसलें हैं जैसे दालें हैं और कपास है, जूट है, गन्ना है, तो उसके प्रोडक्शन में कोई खास वृद्धि देखने को नहीं मिली थी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं मृदा पर प्रभाव, मतलब इफ़ेक्ट ऑन सॉइल। जब हम बहुत सारे केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स यूज करने लगते हैं तो हमारी जो सॉइल में है क्या, सॉइल प्रदूषण बढ़ जाता है, मतलब मृदा प्रदूषण बढ़ जाता है और मिट्टी में जो लाभदायक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट देखते हैं बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में। जब फ्रेंड्स बहुत सारी तकनीकी आ जाएंगी, बहुत सारे उपकरण आ जाएंगे, तो इससे क्या है कि कृषि के क्षेत्र में हमें बेरोजगारी देखने को मिली। क्योंकि पहले जो काम लेबर के द्वारा किया जाता था अब वो मशीनों के द्वारा कुछ ही समय में ख़त्म कर दिया जाता है। तो इससे क्या है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा बेरोजगारी देखने को मिली। लेकिन अगर इसकी सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़े थे, लेकिन एग्रीकल्चर के सेक्टर में बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली। अगला है स्वास्थ्य पर प्रभाव। स्वास्थ्य पर भी इसके बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़े, नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ा, क्योंकि जब पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स इस तरह की चीज़ें हम खेती में इस्तेमाल किए जाने लगेंगी तो कहीं ना कहीं वो रिसाइकिल होकर हमारी बॉडी के अंदर आती हैं, जिससे नए नए तरह की बीमारियां पैदा होती हैं, जैसे कैंसर, किडनी फेलियर, लंग्स फेलियर और अस्थमा वगैरह। जिन कौन कौन सी बीमारियां होती हैं वो इंसानों में देखने को मिली हैं। तो ये इसका एक नेगेटिव इफ़ेक्ट है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ इम्पोर्टेंट नोट है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहीं दक्षिण में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मतलब हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला था वो उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, हरियाणा में, और वहीं दक्षिण की बात करें तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में देखने को मिला था। इसके अलावा पूरे भारत का जो क्षेत्र था वो लगभग हरित क्रांति से अछूता था, मतलब वहाँ पर हरित क्रांति का कोई खास प्रभाव देखने को नहीं मिला था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे एक इम्पोर्टेंट नोट है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। मतलब अगर भारत की बात करें कि भारत में हरित क्रांति किसके द्वारा शुरू की गई या भारत में हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स डॉक्टर MS स्वामीनाथन। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और वनडे एग्जाम में पूछ लेता है। अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है तो हमारा आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और